नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने करंट अफेयर्स, पॉलिटी और साइंस का सिलेबस एनालिसिस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्लासेस शुरू नहीं हुई। तो आज हम पॉलिटी का फर्स्ट सेशन जो है लेकर आए हैं। पॉलिटी का टॉपिक फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको, कुछ स्टूडेंट्स के जो है डाउट है कि सर आप टेस्ट सीरीज वगैरह का भी जो है कुछ कीजिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप, मेरा खुद का तो ऐप है नहीं, तो आप प्ले स्टोर पे अगर जाएंगे तो ए एल क्लासेस नाम से आपको मिलेगा। ए एल क्लासेस, इस पे आप टेस्ट सीरीज कुछ दिनों बाद में, मतलब 5-6 दिन के बाद में मैं क्वेश्चंस जो है इसमें डालने शुरू हो जाएंगे। सेकंड थिंग, ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये कम्प्लीटली फ्री रहेगी जब तक कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तब तक चाहे 10 क्वेश्चन डालो डेली के, 5 डालो, 15 डालो, सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे और मैं खुद बनाऊंगा वही क्वेश्चन रहेंगे, चाहे करंट अफेयर्स के हो चाहे पॉलिटी वगैरह के हो। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में इसमें ओल्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी रहेंगे। तो और ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ भी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज फिर मैं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली क्या है, फ्री है। बिल्कुल भी जो है पेड नहीं है। जब तक कि हमारा पेपर नहीं हो जाता तब तक जो है ये फ्री रहेगी। तो ये कौन सी ऐप है? ए एल क्लासेज है। मेरा कोई ऐप नहीं है। सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, जिस तरीके से सर का स्टूडियो है, सर का ही ऐप है, तो सर के इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए जाएं जितने भी है, और सारे सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे। अब हम काफ़ी मतलब दिनों के बाद में क्लासेस देख रहे हैं, तो देखो फर्स्ट क्लास हमारी शुरू करते हैं आज। क्या लिखा हुआ है? संविधान की विशेषताएं। क्या लिखा हुआ है? संविधान की विशेषताएं। टॉपिक हमने सिलेबस एनालिसिस किया था, उसमें देखा भी था कि फर्स्ट टॉपिक हमारा संविधान की विशेषताएं हैं। तो बेसिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। मैंने करंट के सिलेबस में बताया था। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि संविधान की विशेषताओं का मतलब क्या है कि पूरा एक तरीके से संविधान को इसमें समेटना है। किसको? पूरे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे को जो है समेटना है। कौन से टॉपिक में? टॉपिक कौन सा है बताओ मेरे को? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिखूं तो समझ जाना आगे कहीं भी कि ये जो है क्या है? संविधान है। ये क्या है? संविधान है। सेलिएंट किसको बोलते हैं? आधारभूत को। फीचर्स, विशेषताएं। जब तक हम टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, उसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है वो हमें कभी समझ नहीं आएगा। कि संविधान की आधारभूत विशेषताएं, कोई क्लास हमने उठाई या कोई नोट्स उठाए, कुछ भी उठाया, चाहे मेरे नोट्स भी उठाए या क्लास भी उठाई, और हम समझ ही नहीं पा रहे टॉपिक क्या है और पढ़ना हमने शुरू कर दिया, वहीं से जो है हमारी मिस्टेक शुरू हो जाती है। चाहे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो ये हो, चाहे साइंस हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले टॉपिक पे जो है आपको फोकस करना है। जैसे मान लो हिस्ट्री में गुप्त काल, गुप्त काल में आपको कला दी है तो कला ही पढ़नी है। ये नहीं कि हम जो है राजवंश को, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में देखिए, उनमें राजवंश को जो है दे दिया, 15-15 पेज बना दिए। तो हमारे को खुद को इसको सोचना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? सेलिएंट फीचर्स। कौन से फीचर्स? सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट किसको बोलते हैं? आधारभूत को। आधारभूत फीचर्स, विशेषताएं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की आधारभूत विशेषताएं क्या है? आधारभूत किसको बोलते हैं? आधार, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने खड़ा किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? जिसने खड़ा किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन जिन पे जो है टिका हुआ है। तो नया प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट हो गया कि यार संविधान जो है कौन सी विशेषताओं पे जो है टिका हुआ है? संविधान कौन सी विशेषताओं पे टिका हुआ है? तो ये पहली बात, संविधान। दूसरी बात, विशेषताएं।
कितने प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट डेवलप हुए? 2 प्रश्न। यार ये संविधान क्या होता है, पहला प्रश्न ही यही आ गया। जब सिलेबस की फर्स्ट लाइन हमने देखी संविधान की आधारभूत विशेषताएं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। अगर हमने संविधान की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को समझ लिया, किसको समझ लिया, संविधान वास्तव में है क्या, तो संविधान की आधारभूत विशेषताएं हमारे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो वो क्या प्रश्न दिमाग में आया, संविधान क्या है। संविधान अगर हमें समझ में आया तो क्या समझ में आ जाएगा हमारे को, संविधान की विशेषताएं समझ में आ जाएगा। तो 3 वर्ड बता रहा हूं मैं। कितने वर्ड बता रहा हूं, 3। अब तक हम पढ़ते गए लेकिन हमने उसको उनको सीखने की कोशिश नहीं की। देखो क्या क्या वर्ड बता रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस क्या लिखते हैं इसको, राजनीति विज्ञान। तो लगे हाथ हिंदी का भी कुछ दे दूं, राजनीतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। क्या होता है, राजनीतिक होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जितनी भी करंट वगैरह की क्लासेस लूंगा उन्हीं में जो है हिंदी। कुछ स्टूडेंट का सर हिंदी, हिंदी कोई अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी को तो जो है साथ साथ ही जो है लपेटा जाता है। तो ये राजनीतिक सही है, राजनीतिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हिंदी के हिसाब से। राजनीतिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हिंदी की बात है। हम चल कहाँ रहे थे, देखो पॉलिटिकल साइंस एक वर्ड है, दूसरा वर्ड बताओ मेरे को क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी बोलते हैं राज व्यवस्था को। किसको बोलते हैं, राज व्यवस्था को। और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों वर्ड हर स्टूडेंट के सुने हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस भी सुना हुआ है, पॉलिटी भी सुना हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी सुना हुआ है। बताओ मेरे को तीनों वर्ड हमारे सुने हुए हैं या नहीं है। लेकिन तीनों के अर्थ जो है काफी हद तक अलग अलग है, लेकिन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है जुड़े हुए कैसे हैं। ये जुड़े हुए, ये आपस में जो है जुड़े हुए कैसे हैं, ये हमको देखना है। तो देखो कैसे हैं। क्या लिखा था सबसे पहले, पहले मैंने राजनीतिक, राजनीति विज्ञान, संविधान। तीसरा बताओ मेरे को, राज व्यवस्था। तीनों जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं तो क्या होगा बताओ मेरे को, ये तीन जोड़ो इनको। ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। जुड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे बंध बनाया था ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो वो जुड़ रहे थे, तो ये भी जुड़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान ये इससे जुड़ा हुआ है, और संविधान किससे जुड़ा हुआ है, राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे सिलेबस में क्या है, सिलेबस उठा के देखो हमारे सिलेबस में वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है। तो हमारा सिलेबस तो ये है, यहाँ पे पड़ा है हमारा सिलेबस, यहाँ पे ये हमारा सिलेबस है। अब देखो राजनीति विज्ञान क्या है। जब जैसे मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट था, लेक्चरर में जो है पेपर 2 हिस्ट्री था, किसी के हिंदी है, तो उनके अगर उठा करके देखो जो मतलब पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके क्या रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है। क्या रहता है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी नहीं रहता। पॉलिटी किनके, अपने पेपर 1 में। पॉलिटी किस में, हमारे पेपर 1 में। पेपर 1, राजनीति विज्ञान पेपर 2, और संविधान आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो अब देखो संविधान क्या है, ये क्या है। राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे हम सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे सिद्धांत के, जॉन लॉक ने ये कहा, इसने ये कहा वगैरह। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये वर्ड हमको यूज नहीं करना है, राजनीति विज्ञान वर्ड यूज नहीं करना है। अब दूसरा वर्ड क्या आया, संविधान। दूसरा वर्ड क्या आया, संविधान। तो संविधान क्या है, भारत के संदर्भ में हमारा संविधान क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा, राज व्यवस्था को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, राज व्यवस्था को देखना पड़ेगा। अब देखो मैं वापस, अब राजनीति विज्ञान का तो समझ में आ गया, सिद्धांत वगैरह है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिद्धांत वगैरह। तो हम वर्ड यूज पॉलिटी करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पॉलिटी। तो अब देखो मैं जैसे संविधान पढ़ते टाइम क्या बना रहे हैं बताओ मेरे को,
हमारे सिलेबस में फर्स्ट जो इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं उस दौरान फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा। संविधान के आधारभूत विशेषताएं लिखा। क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, आधार। हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसका आधार, सिलेबस जो आरपीएससी सिलेबस दे रही है वो हमारा आधार बनाना चाह रही है। तो मैं भी फर्स्ट क्लास में आपका क्या बना रहा हूँ, आधार बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, आधार बना रहा हूँ। आधार बनने से ही जो है क्या होगी, हमारी नींव खड़ी होगी। कौन सी वाली नींव, विधायिका वाली नींव, कार्यपालिका वाली नींव, न्यायपालिका वाली नींव। क्योंकि वो सब जितनी भी नींवें हैं वो सब नींव इस पहले पॉइंट पे टिकी हुई है, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है टिकी हुई है। तो ये रहा संविधान और ये रही राज व्यवस्था। तो संविधान आते ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, यार हमारा संविधान इतना बड़ा है, विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। जब ये बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। ऐसे कुछ प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं अगर हमने पॉलिटी पढ़ रखी है तो। अगर हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो अब आने लग जाएंगे हमारे। तो ये देखो संविधान, क्या लिखा हुआ है, संविधान। तो अब कहीं पढ़ेंगे हम तो संविधान पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में यार एक कानून की पुस्तक है संविधान। संविधान किसकी पुस्तक है, कानून की। ये हमारे माइंड में प्रश्न आता है। क्या क्या प्रश्न आता है कि इट इज ए लॉ बुक, लीगल एंटिटी, यानी संविधान की किसकी, लॉ की बुक। विधि की बुक, या ऐसे जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे माइंड में प्रश्न आता है, विधि की बुक। अब ये विधि की बुक आती है तो ये जो परिभाषा है ये इनकम्प्लीट है। विधि की बुक वाली परिभाषा क्या है, इनकम्प्लीट है। ये केवल एक पक्ष को ही उजागर करती है। कौन से पक्ष को उजागर करती है, कि यार एक बुक है। क्या हमारा संविधान इतना ही है। संविधान के बारे में कहा जाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है वैसे ही डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट भी कैसा, जीवंत। कैसा, जीवंत, जो हमेशा क्या है, जीवित है। जीवित मतलब जिसमें हमेशा, मतलब डायनेमिक है। कैसा है, डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड बताया था, स्टैटिक डायनेमिक, यानी हमेशा जो है उसमें क्या हो रहे हैं, समय के हिसाब से परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो हमारा संविधान विधि की बुक ही नहीं है। हमारा संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। अब देखो ये प्रश्न कहीं भी नहीं आएगा हमारे कि संविधान जीवंत दस्तावेज है, लो बुक है, ये नहीं आएगा। लेकिन ये समझने से हमारे को संविधान की आधारभूत विशेषताएं समझ में आएगी और वहां से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारे निकल करके आएगा। तो क्या जो है जीवंत दस्तावेज है, विधि की बुक है, इतना ही है या कुछ और भी है। कुछ और भी है हमारा संविधान, इतना सा ही नहीं है हमारा संविधान। और क्या है देखो मेरे को, हमारा संविधान है फेथ। दो वर्ड बता रहा हूं, हिंदी भी बताएंगे, फेथ और एस्पिरेशन। फेथ किसको बोलते हैं, देखो थोड़े थोड़ा हम इंग्लिश के भी जो है आदी होते जाएंगे, इंग्लिश के, हिंदी के, सारे सब्जेक्ट को इधर उधर इंटरलिंक करते हुए। फेथ किसको बोलते हैं बताओ, के बोलते हैं ना यार, मैंने गुड फेथ में ऐसा कर दिया। किसमें ऐसा कर दिया, गुड फेथ में, उसके विश्वास के कारण। तो फेथ किसको बोलते हैं, विश्वास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विश्वास को बोलते हैं। और एस्पिरेशन किसको बोलते हैं, एस्पिरेशन बोलते हैं आकांक्षा को। किसको बोलते हैं, आकांक्षा को। कि होता है ना, बहुत सारों को नाम भी होता है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब हमारी जो चाह है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो क्या है, इच्छा। तो यार हमारा संविधान में ऐसी आकांक्षा और फेथ कहाँ से हो गया। बिल्कुल हमारे संविधान में जो है, हमारा संविधान लोगों के विश्वास को और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है, लोगों के फेथ को और लोगों के एस्पिरेशन को। सर ये दोनों वर्ड तो बहुत भारी भरकम लग रहे हैं हमको, कि कैसे हमारे फेथ को करता है और कैसे एस्पिरेशन को करता है। ये तो थोड़े थोड़े कैसे भारी भरकम शब्द है। तो भारी भरकम कुछ भी नहीं है, अभी हमारे को ऑटोमेटिक समझ में आएगा और विशेषताओं की ओर हम जाएंगे। तो विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, किसको प्रतिबिंबित करता है, विश्वास को, और किसको, आकांक्षा को, लोगों की। ये विश्वास किनका, ये विश्वास है लोगों का। ये विश्वास किसका है, लोगों का विश्वास है। ये आकांक्षा किसकी है, लोगों की आकांक्षा है। किसकी आकांक्षा है, लोगों की।
कैसे है सर? आपके पढ़ाते हुए हमारे तो यही दिमाग में आता है, प्रश्न माइंड में आता है कि कैसे, कैसे लोगों का विश्वास है, कैसे लोगों का क्या है, आकांक्षाएं हैं। तो देखो हमारे संविधान को, हमारा संविधान कितना प्यारा सुंदर सा जो संविधान है, सभी वर्गों की बात करता है, सभी वर्गों की आकांक्षाओं की बात करता है। कैसे करता है? क्या हमारा संविधान महिलाओं की बात नहीं करता कहीं पे भी? बिल्कुल करता है सर, महिलाओं की हमारा संविधान बात करता है। कैसे करता है? अनुच्छेद 14 से करता है। किससे करता है? अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समता। क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता। तो महिलाओं की बात करता है। किसकी बात करता है? महिलाओं की बात करता है, यानी लिंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कौन कहता है ये बात? अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष समता? विधि के समक्ष समता। तो लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और किसी बात करता है क्या सर? धर्म की भी बात करता है। किसकी बात करता है? धर्म की बात करता है कि हमारा जो देश है उसमें, हमारे देश में धर्म के आधार पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, प्रचार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता। कैसे पता चलता है कि सर धर्म के आधार पे प्रचार करने की स्वतंत्रता है? किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं। बिल्कुल पता चलता है, मैंने पहले ही कहा था। कहाँ से पता चलता है कोई सी भी बात? अनुच्छेद 25 से पता चलती है। किससे पता चलती है? अनुच्छेद 25 से। लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे भेदभाव वाली बात कहाँ से पता चलती है? अनुच्छेद 14 से चलती है। प्रचार वाली कहाँ से चलती है? अनुच्छेद 25 से। और कैसे पता चलता है? सर हमारा संविधान एससी की बात करता है, शेड्यूल कास्ट के अधिकारों की बात करता है। हमारा संविधान एसटी की बात करता है। हमारा संविधान ओबीसी की बात करता है। हमारा संविधान किसकी बात करता है? ईडब्ल्यूएस की बात करता है। हमारा संविधान अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की बात करता है। इतनी सारी बातें करता है। तो केवल एक ही वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात करता है या बहुत सारे वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करता है? बहुत सारे वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो ये बातें जो है ऐसे लग रही है यार सर, एस सी, ओबीसी, एस टी, ईडब्ल्यूएस, अभी हमको इनके अनुच्छेदों में इतना जाना नहीं है। हम तो केवल समझ रहे हैं कि वास्तव में संविधान क्या करता है। संविधान क्या करता है? लोगों के विश्वास को, लोगों की आकांक्षाओं को जो है प्रतिबिंबित करता है। हमारी कुछ भी मांग है, हमारा कुछ भी विश्वास है, तो वो कहाँ झलकता है? वो संविधान में झलकता है। वो किस में झलकता है? संविधान में। संविधान की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है कि ये लोगों की बातों को रखता है। किसकी बातों को रखता है? सीधा सीधा समझे तो केवल लोगों की नहीं है हमारा संविधान, केवल कानून की एक पुस्तक मात्र नहीं है। हमारा संविधान लोगों की बातें करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चल रही थी, संविधान सभाएं चलती थी, तो इनमें लंबी लंबी जो है बहसें चलती थी इन इन अलग अलग मुद्दों पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये लोगों का विश्वास और लोगों की आकांक्षाएं अचानक से डेवलप हो गई क्या? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बताओ मेरे को? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो क्या 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को। क्या संविधान सभा की जिस दिन पहली बैठक हुई उसी दिन जो है ये सारे लोगों के विश्वास, लोगों की आकांक्षाएं आ गई, या पहले से ही चल रही थी? तो पहले से ही चल रही थी। कब से चल रही थी? पहले से ही। पहले किसका शासन था बताओ मेरे को? 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले किसका शासन था? सर यहाँ पे तो ब्रिटिश सरकार का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का। किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार क्या लोगों की विश्वास को और आकांक्षाओं को जो है कुछ करती थी क्या? क्या उनको भी स्वीकार करती थी क्या? किसको? लोगों के विश्वास को, लोगों के किसको? विश्वास को, और लोगों की किसको? आकांक्षाओं को। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार। हाँ सर करती तो होगी, क्योंकि जैसे कांग्रेस है,
लीडरशिप किसके नेतृत्व में? राष्ट्रीय आंदोलन लड़े गए कांग्रेस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कांग्रेस वाले जो है मांग रखते थे, क्या रखते थे? मांग कि हमारे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रेयर करते थे, प्रेयर यानी प्रार्थना पत्र देते थे। क्या देते थे? प्रार्थना पत्र। जब ये प्रार्थना पत्र देते थे तो सरकार क्या करती थी? कानून बनाती थी। क्या बनाती थी? अधिनियम बनाती थी। क्या बनाती थी? अधिनियम बनाते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने लास्ट अधिनियम कब बनाया? ब्रिटिश सरकार ने लास्ट अधिनियम कब बनाया? तो ब्रिटिश सरकार ने लास्ट अधिनियम जैसे 1947 से पहले, कब से पहले? 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार ने जो लास्ट अधिनियम बनाया था वो बनाया था भारत, उसका नाम क्या था? देखो कितना बड़ा सा नाम है, भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है? भारत शासन अधिनियम। सर इतना तो पता चल गया, लेकिन ये बनाया कब था भारत शासन अधिनियम? बताओ मेरे को, कब बनाया था? 1935 में बनाया था। किसने बनाया है? ब्रिटिश सरकार ने बनाया। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने तीन चीजें हम चल रहे हैं। कौन कौन सी वो तीन चीजें? एक पॉलिटिकल साइंस, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, पॉलिटी राज्य व्यवस्था। हमारे सिलेबस में क्या है? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस हमने समझा। पॉलिटिकल साइंस में बताऊं मैं क्या समझा? कि उसमें सिद्धांत वगैरह वो सारी बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको प्रतिबिंबित करता है, लोगों के विश्वास, लोग क्या चाहते हैं उनको जो है, उनके विश्वास को, उनके आकांक्षाओं को जो है क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। कोई लिखा हुआ है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बातें कब से है? क्या उसी टाइम से चली आ रही है? पहले से कौन सी सरकार से? ब्रिटिश सरकार के टाइम से। ब्रिटिश सरकार ने अंतिम अधिनियम कौन सा बनाया? 1935 वाला अधिनियम बनाया। ठीक है, 1935 का अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया, क्या भारतीयों की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए या देखते हुए बनाया होगा या ऐसे ही बना दिया होगा? सर भारतीयों की मांगों को उन्होंने दृष्टिगत रखा था। किसको दृष्टिगत रखा था? भारतीयों की मांगों को। क्यों? क्योंकि संविधान होता ही यही है कि विश्वास और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है? विश्वास और आकांक्षाओं को। तो देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, कौन थे? संविधान निर्माता। उन्होंने जो है अधिकांश जो फैक्ट है, देखो कितना सुंदर सा फैक्ट निकल के आया है। इस फैक्ट पर पहुंचने के लिए मेरे को जो है लगभग कितने 10 15 20 मिनट लग गए ये समझाने के लिए, भारत शासन अधिनियम समझाने के लिए कि भारत शासन अधिनियम। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अधिकांश तथ्य है, अधिकांश क्या तथ्य, इस अधिनियम को छाना। क्या किया? इस अधिनियम को छाना। छानते कैसे? देखा होगा आप, कुछ भी चीज को छानते हैं तो जो इसमें काम की बातें थी वो तो निकाल ली। दूध मतलब मथते हैं ना, जैसे मतलब छाछ वगैरह, तो उसमें से काम का मक्खन वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसमें से जो जो मक्खन था उसको तो निकाल लिया, उसको तो क्या कर लिया? निकाल लिया। और उसकी बहुत सारी बातें जो है अब हमें कहाँ दिखती है? भारत के किस में दिखती है? संविधान में दिखती है। किस में दिखती है? संविधान में दिखती है। किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब सर वो कौन सी बातें हैं जो जिनको छान लिया था? कहाँ से छाना था? भारत शासन अधिनियम से छाना था। तो वो भी हम अभी देख लेंगे कि कौन कौन सी जो है वो बातें थी। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये बात किसने कही कि भारत शासन अधिनियम की अधिकांश बातों को जो हमने छान लिया था हमारे संविधान में? हमारे संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने जो है बड़े गर्व से कहा था, किससे कहा था? बड़े गर्व से कहा था कि हमने भारत शासन अधिनियम की जो अधिकांश बातें उनको छान करके, भारत शासन अधिनियम की अधिकांश जो बातें हैं उनको छान करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। किसमें किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब इतनी सारी बातें भारत शासन अधिनियम से ली तो आलोचक क्या कहेंगे? आलोचक कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कौन कहेंगे? आलोचक। तो आलोचक देखो क्या कहते हैं, कोई तो कहता है ये कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी आजकल तो बहुत कम चलती है, लेकिन पहले क्या होती थी? कार्बन कॉपी जो है चला करती थी। नीचे जो अब भी कहीं जो है यूज करते हैं, नीचे कार्बन लगाते थे और ऊपर कुछ लिखते थे और नीचे बन जाते थे। तो कहा कि यार भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है ना, इसकी कार्बन कॉपी है। इसकी कौन सी कॉपी है? कार्बन कॉपी है हमारा संविधान। कौन है? हमारा संविधान।
कोई कुछ कहता है, कोई जैसे श्रीनिवासन, श्रीनिवासन बोलते हैं कि जो भाषा और वस्तु, किसमें, भाषा और वस्तु, भाषा और वस्तु में मतलब एज इट इज भारत शासन अधिनियम को हमारे संविधान में जो है उतार लिया गया है। क्या कर लिया गया है, उतार लिया। कोई कहते हैं कि जितने भी भारत शासन अधिनियम के जो नकल मतलब कॉपी थी उसकी नकल उतार ली है। क्या कर ली है, उसकी नकल उतार ली है, जैसे जेनिंग्स बोलते हैं ये चीज, वो हम चीजें देखेंगे। तो क्या हमारे बात क्या समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि हमारा संविधान अचानक से ऐसे डेवलप नहीं हो गया। ये जो आईएनएम था, आईएनएम किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हमारे हिस्ट्री में सिलेबस में भी गांधी जी वगैरह में इंटरलिंक होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों की जो मांगे थी उनको ब्रिटिश सरकार जो है अधिनियमों में करती थी, और वही मांगे उनको अच्छे से छान करके और हमारे संविधान निर्माताओं ने किस में उतार ली, संविधान में उतार ली। क्यों, क्योंकि वो भारत की परिस्थितियों के अनुरूप थी। किसके अनुरूप थी, भारत की परिस्थितियों के। आलोचक भले ही कुछ भी कहो कि इसको मतलब कि कार्बन कॉपी कर दी, इसमें भाषा वस्तु की नकल कर दी, इसमें प्रत्येक अध्याय को जो है क्या कर दिया, उतार दिया, ये सारी की सारी क्या है, इसमें बातें हैं। तो क्या संविधान शब्द समझ में आया क्या? हाँ सर, संविधान आते ही हमारे सीधा माइंड में आएगा कि भारत का संविधान लोगों के फेथ को और एस्पिरेशन को, लोगों के विश्वास को और लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो इन पॉलिटिकल साइंस समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, और क्या था। सिलेबस की बात तो अभी तक बताई नहीं सर कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ था। तो सिलेबस में देखो क्या था, यहाँ तो था कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिपोलिटी। क्या ये इनमें आपस में लिंक है क्या? बिल्कुल इनमें जो है आपस में लिंक है। मैंने पहले ही कहा था कि सारे इंटरलिंक है। कैसे है, ये संविधान, संविधान किसको प्रतिबिंबित करता है, फेथ और एस्पिरेशन को, विश्वास को और आकांक्षाओं को। किसका विश्वास, लोगों का विश्वास। कैसा विश्वास, लोग चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। कैसा राज्य हो हमारा राज्य, धर्मनिरपेक्ष हो। हमारे को न्याय सुनिश्चित हो। न्याय कितने प्रकार के, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हो। हमारे को स्वतंत्रता मिले, क्या मिले, हमारे को स्वतंत्रता मिले, हमारे को समानता मिले, हमारे को अधिकार मिले, बहुत सारे अलग अलग जो स्वतंत्रता समानता भी अधिकार, अधिकार मिले। यही तो लोगों का विश्वास है। यही तो किसका विश्वास है, लोगों का विश्वास है। और यही जो विश्वास है यही हमारे संविधान में प्रतिबिंबित हुआ है। ये सारे के सारे विश्वास ही तो जो है भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं। क्या है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं। क्या, ये फेथ और एस्पिरेशन, विश्वास, आकांक्षा, यही क्या है, यही आगे चल के हमारा सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। और फर्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब हमारे को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं समझनी है तो क्या लोगों के फेथ और लोगों के विश्वास को जानना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। लोग कौन, लोग हम ही तो हैं। लोग कौन है, हम ही तो लोग हैं। हमारे जो विश्वास थे, हमारे पूर्वजों के जो विश्वास थे, हमारे पूर्वजों की जो आकांक्षाएं थी, वही हमारे संविधान में आई है। और वही हमारे संविधान की क्या है, आधारभूत विशेषताएं हैं। वही हमारे संविधान की क्या है, आधारभूत विशेषताएं हैं। तो हमको आधारभूत विशेषताओं से ज्यादा हमको ये देखना है कि लोगों का क्या विश्वास है, लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं। अगर लोगों का विश्वास समझ में आ गया, लोगों की आकांक्षा समझ में आ गया, तो हमारे को संविधान की आधारभूत विशेषताएं भी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समझ। और हमारा सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, टॉपिक नंबर 1। तो ये तो संविधान की बात हुई। अब देखो क्या है, अगला शब्द क्या है, पॉलिटी, राज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, राज व्यवस्था। तो संविधान निर्माताओं ने तो ये फेथ, एस्पिरेशन वगैरह को सबको लिख के चले गए। वो तो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। क्या कर लिया, बना लिया। अब इसको लागू भी तो करना है। लागू किस में होगा, व्यवहार में। किस में लागू होगा, व्यवहार में। ऐसे थोड़ी है कि सर बुक थी ये बना दी, इसमें लोगों के फेथ को और लोगों के एस्पिरेशन को लिख गए, विश्वासों को और उनकी आकांक्षाओं को लिख के चले गए।
क्या उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? हमारे कोई भी हम टाइम टेबल बनाते हैं मान लो, तो टाइम टेबल बनाने से क्या हम सक्सेस हो जाएंगे क्या कि 8 बजे उठूंगा, 9 बजे ये करूंगा, तो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो ऐसे ही जो संविधान है, इस संविधान को तो संविधान निर्माता बना करके चले गए, अब इसको किस में लाना था? व्यवहार में लाना था। किस में लाना था? व्यवहार में। और जब ये संविधान व्यवहार में आता है तो ये संविधान न रह करके ये पॉलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पॉलिटी बन जाता है। कब बनता है? व्यवहार में। तो नया प्रश्न हमारे माइंड में डेवलप हुआ, जनरेट हुआ कि सर ये व्यवहार क्या है, संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाता है? तो ये नया क्वेश्चन जो है हमारे क्या आ गया? माइंड में जनरेट हो गया। तो माइंड में जनरेट हो गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने लिखा सी, पॉलिटी को लिखा मैंने पी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को सी लिखूंगा आगे पूरी क्लास में, पॉलिटी को क्या लिखूंगा? पी। अब ये किस में आया? व्यवहार में। अब बताओ मेरे को व्यवहार में कैसे आएगा? ये हमारे प्रश्न माइंड में आ रहा है। तो व्यवहार में कौन लाती है इसको? एक लाती है संसद। कौन लाती है? संसद। सर ये संसद क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो संसद कहाँ से आएगा? अनुच्छेद 79 जब हम देखेंगे तो उसमें पूरा संसद के बारे में क्या है? विवरण लिखा हुआ है। हमको तो अभी देखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब पॉलिटी बना रहा है को, मतलब ये क्या ला रहा है? किस में ला रहा है? व्यवहार में ला रहा है। किस में ला रहा है? व्यवहार में। तो लाने वाले है कौन? एक तो हो गई संसद, एक तो कौन हो गई? संसद। और सेकंड कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह। ये संसद क्या करती है? संसद क्या करती है? विधि बनाती है, कानून बनाती है। हमारे देश में अगर पूछे कि कानून बनाने का कार्य कौन करता है, तो कौन करती है? संसद करती है। तो जो संविधान वगैरह में कोई प्रोविजंस वगैरह लिखे थे उसको कानून बनाया, कानून के रूप में बनाया, तो अब वो पॉलिटी बन गई। क्या बन गई? पॉलिटी बन गई। और हमारे सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है तो वो सब हमको पढ़ना है। जैसे बेरुवाड़ी संघ, कौन सा विवाद? बेरुवाड़ी संघ का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया। किसने डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? डिसीजन। अब वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? बताओ मेरे को। बेरुवाड़ी संघ नहीं था। वो किसने डिसीजन दिया? न्यायपालिका ने दिया। किसका भाग बन गया? वो पॉलिटी का बन गया। वो उसको उठा लिया, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, वहां से जो इसको इंटरलिंक कर दिया। किससे इंटरलिंक कर दिया? वहां से। अब संसद ने जो 1968 में न्यायपालिका वगैरह से संबंधित नियम बनाए थे उसका क्वेश्चन अभी उठा करके जो है उसने पूछ लिया। क्यों पूछ लिया? क्योंकि वो क्वेश्चन किसके हैं? पॉलिटी के हैं। किसके हैं? पॉलिटी के। तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी में हमें संसद कोई कानून बना रही है, संसद कोई विधि बना रही है। क्या बना रही है? विधि। तो जो उसको देखना है। न्यायपालिका कोई जो है क्या कर रही है? डिसीजन दे रही है, उसको देखना है। तो क्या पॉलिटी समझ में आया? क्या पॉलिटी किसको बोलते हैं? हाँ समझ में आया कि सर पॉलिटी संविधान नहीं है, संविधान का अनुप्रयोग है। पॉलिटी क्या है? संविधान नहीं है, संविधान का क्या है? अनुप्रयोग है। अगर संविधान वास्तविक रूप में दैनिक जीवन टाइप में आता है तो उसको पॉलिटी कहा जाता है। व्यवहार में आता है तो पॉलिटी कहा जाता है। व्यवहार में लाने वाली उसको संसद है। कौन है उसको व्यवहार में लाने वाली? संसद है। और उसको व्यवहार में कौन लाता है? न्यायपालिका लाती है। कौन लाती है? न्यायपालिका वगैरह लाती है। तो क्या ये सारे के सारे फैक्ट्स जो आपके क्लियर हो गए क्या? तो हमारे सिलेबस में पॉलिटी है, हमारे सिलेबस में क्या है? पॉलिटी है। संविधान की आधारभूत विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। संविधान की आधारभूत विशेषताएं कहाँ से आ रही है? लोगों के फेथ से और लोगों के एस्पिरेशन से, जिन पे हमारा पूरा का पूरा कौन टिका हुआ है? संविधान। अब ये हो गया मान लो संविधान। ये हमने ये बुक बना दी। ये कौन सी बुक थी? संविधान की। इस संविधान को बनाने में बताओ कौन कौन सी दो चीजों का योगदान आया? ये दो डिब्बे बना दिए मैंने, ये ऐसे। लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास, और क्या? आकांक्षा। इससे कौन बना? संविधान बना। ये बन गया संविधान। किसने बनाया? तो बहुत सारी चीजें हैं। किसने बनाया? 1935 के अधिनियम ने बनाया। और किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने। और क्या थे? और अनेक देशों से, किससे? अनेक देशों से अलग अलग जो है क्या लिए थे? प्रावधान लिए थे।
अलग अलग देशों से क्या लिए थे, प्रावधान लिए थे। इन सारे से जो है क्या बन गया, संविधान बन गया। अब इसी संविधान को, किसको, इसी संविधान को इसमें और दो जो है ऐड करते हैं अपन, किस किसको, जैसे संसद ने, किसने, संसद ने, और किसने बताओ मेरे को, संसद के साथ न्यायपालिका ने, किसने, न्यायपालिका ने, ये इसको लेके आए हैं किसमें, व्यवहार में, किसमें लेके आए हैं, व्यवहार में। और ये व्यवहार से जो है अब ये क्या कहलाई है, राज व्यवस्था। क्या कहलाई है बताओ मेरे को, राज व्यवस्था कहलाई है। हमारे सिलेबस में क्या है बताओ मेरे को, राज व्यवस्था है। हमारे सिलेबस में क्या है, राज व्यवस्था है। अब देखो सिलेबस और कहाँ कहाँ है। सिलेबस में एक तो ये देखना पड़ेगा, इससे कौन सा पोर्शन आएगा हमारे, आधारभूत, सिलेबस वाला आधारभूत विशेषताएं आएगी। इससे क्या आएगी, आधारभूत विशेषताएं। अब बताओ इस संसद से, इस संसद से क्या आएगा बताओ मेरे को, संसद में कौन होता है, अनुच्छेद कौन सा है ये, 79 है। कौन सा है, अनुच्छेद 79। संसद में कौन कौन आता है बताओ मेरे को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन बोलता है ये, अनुच्छेद 79 बोलता है। तो इसमें अपन अलग से जब जाएंगे तो देखेंगे। संसद के अलावा हम थोड़ा सा देख लेते, तीन गोले टाइप जो हमने बताया था। क्या बताया था बताओ मेरे को, अगर सिलेबस की क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लेना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और कौन है, जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी का क्या काम है बताओ मेरे को, जुडिशरी करेगी कोई भी कानून बनाया है उसको मतलब टेस्ट करेगी कि सही है या गलत है। कानून को क्या करेगी, टेस्ट करेगी। ये लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। कोई भी कानून को क्या करती है, बनाती है। ये अलग से हम देखेंगे, मैं थोड़ा इसमें देख रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसको क्या करती है, इंप्लीमेंट करवाती है, पालन करवाती है। क्या करवाती है, पालन। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव, ये हम अलग से देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें जा रहा हूं कि संसद और क्या, न्यायपालिका, किसी भी थ्रू ये विधि बना करके और न्यायपालिका क्या कर करके अलग अलग डिसीजन देके संविधान को किस में लाती है, व्यवहार में लाती है। तब ये क्या कहलाता है, राजव्यवस्था कहलाता है। और यही राजव्यवस्था किस में है, हमारे सिलेबस में। यही क्या है, सिलेबस में। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, अगली क्लासेस में क्या देखेंगे बताओ मेरे को, वो यहां से आगे वाला पोर्शन देखेंगे। कौन सा वाला, आगे वाला पोर्शन वो। अब संविधान में जो लिखा हुआ है ये तो है नहीं कि उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको भी पढ़ेंगे। उसके साथ जो अनुप्रयोग वगैरह है उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। जो जुडिशरी के डिसीजंस है वो भी देखेंगे। संसद ने जो कानून बनाए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कानून, उनको भी क्या करना पड़ेगा, हमारे को देखना पड़ेगा। तो अब हम सिलेबस के कौन से पॉइंट पे चलते हैं, संविधान मतलब भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं। देखो आधारभूत विशेषताओं में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग, भारतीय संविधान। देखो थोड़ा रीड करते हैं फिर इसको मैं समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान, दो शब्द लिखे हुए हैं, तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय। अद्वितीय किसको बोलते हैं, जिसके जैसा दूसरा नहीं हो, जिसके जैसा क्या नहीं हो, दूसरा नहीं हो। लेकिन किसके जैसा, दो चीजों में, एक तो तत्वों में। अब देखो ये तत्व भी ऐसे लिखते हैं, तत्व प्लस तो है, हिंदी बताता हूं मैं साथ में, तत्व ऐसे लिखेंगे। ये तत्व लिखा हुआ क्या है, सही है, ये क्या है, गलत। हिंदी में आ जाएगा, महत्व लिखवा लिखवा लेगा, महत्व। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं वो, जो डेली लाइफ से जो है हमारे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, डेली लाइफ से। तो ये तत्व है, ठीक है। तो एक तो तत्वों में और एक इसमें मूल भावनाओं में की दृष्टि से अद्वितीय। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, उधार लिए। हमारे संविधान को तो कई मतलब विदेशी संविधान वेत्ताओं ने उन्होंने कह दिया ये तो उधारी का थैला है। उधारी का थैला मतलब दूसरे देशों विदेशों से बात लिए। तो हमको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए यार, ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जो किससे लिए गए हैं, दूसरे देशों से लिए गए हैं। अभी देखेंगे हम। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व है जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। सर ये बातें कहाँ हमारे काम में आएगी, ऐसी भारी भरकम जो है बातें लिख रहे हो कि तत्वों में और किसमें, मूल भावना की दृष्टि से। इस तरह के तो हमारे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं।
तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस जानबूझ के मैंने ये जो है लाइनें लिखी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं समझ आधारित। समझ डेवलप होनी चाहिए, अगर समझ डेवलप है तो अंडरस्टैंडिंग है तो जो है 3-4 क्वेश्चन इजीली, 3 क्वेश्चन तो जो है हो जाएंगे। तो हमारे को माइंड को उसी अनुरूप ढालना है, माइंड को क्या करना है, समझ के अनुरूप ही जो है ढालना है। तो देखो कैसे ढालना है, तत्व कौन से, मूल भावना कौन से। तो देखो तत्व कौन से, एक तत्व होता है दार्शनिक पक्ष, संविधान का कौन सा पक्ष, दार्शनिक पक्ष, और एक कौन सा पक्ष, राजनीतिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष और कौन सा पक्ष, राजनीतिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष जिसमें संविधान का दर्शन हो, जिसमें संविधान का क्या हो, दर्शन। दर्शन मतलब, दर्शन किसको बोलते हैं, दृश्य से बना है, देखने को, कि संविधान दिखता है हमको, संविधान में लोगों के अधिकार वगैरह हमको दिखते हैं। तो इसका देखो जो दार्शनिक पक्ष है, कौन सा पक्ष, दार्शनिक पक्ष। उस दार्शनिक पक्ष में आते हैं मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक किससे बना है, मूल प्लस इक से। किससे बना है, मूल प्लस इक से। और क्या आते हैं, नीति निदेशक तत्व। कौन से तत्व बताओ मेरे को, नीति निदेशक तत्व। सर दोनों ही नाम हमने तो आज ही सुने, क्या तो मौलिक अधिकार होते हैं और क्या नीति निदेशक तत्व होते हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है। और ये भी नहीं पता है कि जो है दार्शनिक पक्ष क्या होता है। तो और नहीं पता तो और पता रख लो, आगे और पता करते हैं। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, फिर शब्द लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, राजनीतिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकार से एक शब्द निकाल के लाया हूं मैं, कौन सा, राजनीतिक लोकतंत्र। नीति निदेशक तत्वों से एक और शब्द निकाल करके लाया हूं, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। अब देखो हमारे संविधान में मौलिक, हमारे जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें मूल अधिकार सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, नीति निदेशक तत्व नहीं लिखा हुआ, लेकिन मूल अधिकार हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है। तो हमको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन सा, सामाजिक और कौन सा लोकतंत्र स्थापित करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र। फिर सर आप तो और ज्यादा जो है बहुत भारी भरकम जो है बातें कर रहे हो। पहले हमको तो जो है मौलिक अधिकार ही समझ में नहीं आया हुआ था, आपने तो एक और नया ही शब्द जोड़ दिया इसमें। कौन सा शब्द जोड़ दिया, राजनीतिक लोकतंत्र। सर नीति निदेशक तत्व हमको समझ में ही नहीं आ रहा था और आपने तो एक और शब्द जो है जोड़ दिया। कौन सा शब्द जोड़ दिया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया सर, क्या होता है ये लोकतंत्र, लोकतंत्र किसको बोलते हैं, जनता का शासन। किसका शासन, जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन किसमें, राजनीति में, किसमें, सामाजिक में, और किसमें, आर्थिक में। तो मौलिक अधिकार जो है, अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये हमारे समझ में आने चाहिए। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अधिकार किसको बोलते हैं, जिसपे हम दावा ठोकते हैं, जिसपे हम, जैसे मान लो ये इस गिलास पे मेरा अधिकार है, तो ये गिलास किसकी है, मेरी है। किसकी है, मान लो अधिकार, यही तो अधिकार है। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल, वो तो हमारे पास है ही, वो तो हमारे पास है ही। तो किसके विरुद्ध दिए हैं ये, जनरली जो है ये किसके विरुद्ध दिए हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार जनरली दिए हैं किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। मूल अधिकार जो है, दिख रहा है क्या ये, मूल अधिकार जो है किसकी, सॉरी, मूल अधिकार किसके विरुद्ध दिए हैं बताओ मेरे को, सरकार के विरुद्ध। कौन, गिलास की तरह, ये गिलास पे अधिकार है ना, ऐसे संविधान में लिख दिए साहब। किस में लिख दिए, संविधान में। कौन से अधिकार लिख दिए, मूल अधिकार लिख दिए। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखे। पहला प्रश्न आ गया सर, आपने पिछली क्लासेस में खूब बताया था कि लिखते हैं कहाँ पे लिखा, ये प्रश्न दिमाग में आया। बताओ मूल अधिकार से कौन कौन से, मौलिक अधिकार से, या मूल अधिकार भी बोल दो, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे हम। मूल अधिकार, प्रश्न क्या माइंड में आए। देखो अब हम जो है टू वे कम्युनिकेशन करते हैं,
मैं हूं तो यहाँ सिंगल ही, लेकिन स्टूडेंट क्या क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या क्या प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न मेरे भी दिमाग में चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और उन्हीं प्रश्नों को जो है मैं लिखता हूँ। मूल अधिकार समझ में आते ही पहला ही तो जो है सर, हमारे तो अर्थ ही समझ में नहीं आया। पहली बार सुना, पहली बार पॉलिटी पढ़ी है तो अर्थ हमारे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? अर्थ। फिर अपने सिलेबस के समझाते टाइम बहुत बातें करी थी सर, कि कुछ भी हो वो तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कुछ भी हो वो कहाँ लिखा हुआ है? संविधान। संविधान में किसके माध्यम से लिखा हुआ है? अनुच्छेदों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं तो सर ये अनुच्छेद में होगा, कहीं ना कहीं तो ये किस में होगा? अनुच्छेद में होगा। तो अर्थ हो गया। और क्या दिमाग में आया कि मूल अधिकार क्यों लाए गए? कौन से अधिकार क्यों लाए गए? मूल अधिकार क्यों लाए गए? ये तीन चार बातें हमारे माइंड में आती है। तो पहली पहली बात तो मूल अधिकार का क्या अर्थ? किसका अर्थ? मूल अधिकार का अर्थ। तो मूल अधिकार का बताओ मेरे को क्या अर्थ है? मूल अधिकार, अधिकार जिन पे हम क्या करें? दावा करें। जिन पे क्या करें? हम क्या करें? दावा करें। दावा किसके विरुद्ध करें? सरकार के विरुद्ध करें। जनरली अधिकांश जो है सरकार से चाहते हैं मूल अधिकार। किससे चाहते हैं? सरकार से। जैसे वाक और अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 बोलता है कि हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि हमको धार्मिक, किसी भी धर्म का जो है प्रचार प्रचार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि हमको जो है विधि के समक्ष क्षमता है, यानी कानून के समक्ष जो है हम क्या है? सभी समान है। तो बताओ ये दावे हैं कि नहीं है हमारे? ये सब क्या है? हमारे दावे हैं। ये सब हमारे क्या है? दावे हैं। और जनरली ये किसके विरुद्ध हुए हैं? सरकार के। इनको लागू करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इनको लागू करना पड़ेगा। इनको लागू क्या करना पड़ेगा? करेगा। तो न्यायालय अगर नहीं करोगे तो जो है ये किसके द्वारा लागू किए जाएंगे? न्यायालय के द्वारा। क्यों किए जाएंगे सर? दावे हैं हमारे। हमारे को संविधान निर्माता देके गए थे। कौन देके गए थे? संविधान निर्माता। कहाँ देके गए थे? ये तो हमारे प्रश्न माइंड में आ ही नहीं रहा कि कहाँ जो है ये देके गए हैं। तो देखो, बुक खोलते हैं, बहुत सारे कह रहे हैं ना यार संविधान तो लॉ की बुक है। संविधान किसकी बुक है? कानून की। कोई भी बुक अगर होती है तो बुक में बताओ अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो इसी में मान लो अपने तो चैप्टर्स है, और टोटल जो है चैप्टर कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल चैप्टर कितने हैं? 22। 22 भाग है। 22 क्या है? भाग है। हम पॉलिटी के उसको पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे, हम तो बस समझ रहे हैं कि टोटल कितने भाग है? 22 भाग है हमारे संविधान में। कितने भाग है? 22। तो क्या मूल अधिकार किसी न किसी भाग में होगा कि नहीं होगा? मूल अधिकार भाग में होगा। तो मूल अधिकार कौन से भाग में है? मूल अधिकार है भाग 3 में। किस में है मूल अधिकार? बताओ मेरे को। भाग 3 में। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई कि मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। तो एक तो सर भाग बताया आपने, तो क्या बताया? भाग 3 बताया। टोटल कितने भाग? 22। 22 में से मूल अधिकार कौन से भाग में सर? तीसरे भाग में। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। इस तीसरे भाग में जो है क्या कुछ अनुच्छेद अनुच्छेद होंगे क्या? हाँ, इसके भी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से लेके कब कहाँ तक के? 35 तक के। अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक के? 12 से 35 तक के। किसके विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं? बताओ मेरे को। सरकार के, जनरली। तो सरकार के विरुद्ध हमारे को एक तरीके से हमारा शासन हो रहा है। किसका शासन हो रहा है? हमारा शासन हो रहा है। किसके विरुद्ध? राजनीति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राजनीति के विरुद्ध। इसलिए इसको बोल दिया ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो फंसा देगा वहां पे क्वेश्चन। मूल अधिकार स्थापना करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, और 2-3 शब्द सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, ऐसा लिख देगा। सरकार के विरुद्ध प्राप्त हुए। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक। कैसे लिखते हैं देख लो। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की जो है ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। सर अभी आपने कहा कि जो है बहुत सारा हमारा संविधान 1935 के अधिनियम की फोटोकॉपी है, कार्बन कॉपी है, नकल है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है भाषा वस्तु में जो है उसकी नकल करी है, कोई कह रहा है अध्यायों को जो है क्या कर दिया है? उठा लिया है। तो ये मूल अधिकार कहाँ से उठाए? क्या हमारे संविधान वेताओं ने खुद ने जो है सोच लिए, या कहीं से उठाए थे? तो किसी दूसरे देश से लिए थे, बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं। तो ये जो है बताओ कहाँ से लिए हैं? कहाँ के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार? मूल अधिकार लिया गया है कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। जो राइट्स है
ये राइट्स कौन से संविधान से लिए गए हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार किसकी स्थापना करते हैं बताओ, सामाजिक लोकतंत्र की करते हैं क्या, नहीं, मूल अधिकार किसकी करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। किसके अधिकार, मूल अधिकार। भाग कौन सा है, भाग 3। संविधान में टोटल कितने भाग है, टोटल भाग है 22। कितने भाग है, 22। सर कहाँ से जो है चलते चलते कहाँ आ गए, हम तो दार्शनिक पक्ष की बातें कर रहे थे। किसकी बातें कर रहे थे, दार्शनिक पक्ष की। तो देखो दार्शनिक पक्ष में इधर वाला समझ में आया कि नहीं आया, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार। किसकी स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की। जो बातें शुरू में लिखी थी वो सारी की सारी हमें क्या आने लग गई, समझ में आने लग गई। ये कौन सा पक्ष है, दार्शनिक पक्ष। और कौन सा पक्ष है, नीति निदेशक, ये भी कौन सा पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है। किसका दार्शनिक पक्ष है, संविधान का। किसका दार्शनिक पक्ष है, दर्शन की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। तो ये किसका दार्शनिक पक्ष है, संविधान का। कौन सा, नीति निदेशक तत्व। क्या लिखा हुआ है, नीति निदेशक तत्व। सर जैसे हमारे को मूल अधिकार समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही जो है क्या समझ में नहीं आ, ये नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, कौन से तत्व, नीति निदेशक तत्व। देखो ये सब चीजें हमारे थोड़ी थोड़ी जो है क्या आनी चाहिए, समझ में आई हुई रहनी चाहिए। ये हमारे संविधान के आधारभूत विशेषताओं में चल रहे हैं। नीति निदेशक तत्व, कौन से तत्व, नीति निदेशक तत्व। अब देखो दार्शनिक पक्ष है, आगे मैंने क्या लिखा था, वही प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाओ। अर्थ, मूल अधिकार की तरह हमारे दिमाग में है अर्थ। अर्थ के बाद में यार अनुच्छेद दिमाग में आएंगे, कहाँ से लेके जो है कहाँ तक अनुच्छेद गए। और क्या दिमाग में आएगा हमारे प्रश्न, और हमारे दिमाग में आएगा क्यों। क्या दिमाग में आएगा, क्यों। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हमारे दिमाग में। और प्रश्न क्या आया, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से ये लिए गए हैं, कौन, नीति। देखो आज की क्लास में हम पॉलिटी का थोड़ा बेस बना रहे हैं, बेस बनाने में हमेशा टाइम लगता है। जैसे संविधान का बेस बना रहे हैं, ये है ही संविधान का बेस। संविधान का जब भी तो लिखा हुआ है आधारभूत विशेषताएं, सेलिएंट फीचर। बेस बनने में नींव डालते हैं, नींव बहुत टाइम लगता है नींव बनाने में। ऊपर मकान खड़ा करने में तो जो है कुछ टाइम नहीं लगता है। इन क्लासेज एक आधी क्लास के बाद हमारी जो है क्या हो जाएगा, मकान खड़ा होने लगेगा अगर इसको ढंग से पढ़ा तो। और इसी क्लास को अगर ढंग से नहीं देखा तो फिर नींव कमजोर, तो अपन ऊपर भी जो है क्या चलेंगे, कमजोर चलेंगे। तो नीति निदेशक तत्व। अब देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने 9 दिसंबर 1946 को जो है बैठक शुरू हुई हमारी। क्या हुई, बैठक शुरू हुई संविधान सभा की। किसकी, अभी बताया था मैंने, 9 दिसंबर उन्हें संविधान। 2 वर्ष जो है 2 वर्ष के समथिंग जो है हमारे क्या लगा, इसको संविधान को बनने में जो है समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे। तो इसमें बताओ हमारे संविधान निर्माताओं के पास इतना समय आपको लगता है क्या कि यार सारी की सारी काम वो कर जाएंगे हमारे संविधान निर्माता, या कुछ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी छोड़ करके जाएंगे कि यार ये काम है, ये तो आप खुद कर लेना, हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम आपको निर्देशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, निर्देशन। किसका, नीतियों को बनाने का। किसको बनाने का, नीतियों को बनाने का। नीतियां मतलब पॉलिसी को बनाने का। किसको बनाने का, पॉलिसी। जैसे सर कैसे, तो जैसे अनुच्छेद 40 में लिख के चले गए ये कि ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन, ग्राम पंचायतों का। हमारे मूल संविधान में था ही नहीं ग्राम पंचायतों का गठन। बाद में सरकार ने 1993 के आसपास 73वां 74वां संविधान संशोधन लेके आई। क्या लेके आई, 73वां 74वां संविधान संशोधन। और ये त्रिस्तरीय सरकार बनी। त्रिस्तरीय सरकार कौन सी, जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ये पहले थोड़ी थे, वे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। किसमें नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कौन हमको इंडिकेट करके गया, हमारे को संविधान निर्माता इंडिकेट करके गए कि यार हम ये चीजें आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये चीजें क्या कर रहे हैं कि यार ये वृद्ध वगैरह है या बेकार ही काम करने वाले हैं, इनके लिए जो है क्या करना, आप कोई ना कोई कानून बनाना आगे जाके, संसद के थ्रू बनवाना। किसके थ्रू बनवाना, संसद के थ्रू बनवाना। महिलाओं की और पुरुषों की वेतन में जो है समानता रहनी चाहिए, तो कानून बनाना साहब। और क्या, मादक पदार्थ वगैरह है तो इनके निषेध पे आप कानून बनाना। हम तो कह के जा रहे हैं,
तो के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो के गए होंगे, तो के गए थे। कहाँ पे के गए थे? अर्थ समझ में आ गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब आने वाली सरकारों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस थे, आने वाली किसके लिए? सरकारों के लिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अनुच्छेद, पहले का हर बात कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी, तो बताओ मेरे को कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कहाँ तक लिखी हुई है? 36 से 51। सर 36 से 51 से हमें याद आया, अभी थोड़ी देर पहले 35 तक आपने कुछ बताया था, तो बताओ मैंने 35 तक क्या बताया था? 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक मैंने बताया था मूल अधिकार। कौन से अधिकार बताए थे? बताओ मेरे को। मूल अधिकार। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? 12 से 35 तक क्या बताया था? मूल अधिकार बताया था। संविधान का कौन सा भाग बताया था? संविधान का भाग 3 बताया था। संविधान का कौन सा भाग बताया था? भाग 3। टोटल कितने भाग बताए थे? 22 भाग बताए थे। तो सर 12 से 35 जो है भाग 3 है। 12 से 35 कौन सा है? भाग 3। हमारे माइंड में थोड़ा थोड़ा प्रश्न ऑटोमेटिक ही आ रहा है यार, भाग 3 35 तक है तो भाग 4 कहाँ से होगा? 35 के बाद से होगा। तो 35 के बाद वाला ये देखो क्या दिखता है? 35 के बाद 36। 36 दिखते ही हमको समझ में आ गया यार ये कौन सा भाग है? भाग 4 है। संविधान का कौन सा भाग है? भाग 4 है। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। अब देखो, मूल अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे थे। किसकी? राजनीति की सरकारों के समक्ष थे कि ये इसको जो है दे राजनीति में। किसमें? राजनीति। अब ये क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कोई वृद्ध वगैरह है या कोई दिव्यांग वगैरह है, इनके लिए अनुच्छेद 41 में। अब सारी बातें किसमें लिखेंगे? ये 36 से लेके किसमें? 51 में। किसमें लिखेंगे? 36 से 51। हमारे को 36 से 51 अनुच्छेद याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व नहीं है। लेकिन वो अगर सीधा ही पूछ लिया ना कि नीति निर्देशक तत्व भाग किस में है, तो भाग 4 में। कौन से अनुच्छेद में से किस में? 36 से 51 में। किसकी स्थापना करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये तो पूछ ही सकता है, ये बड़ी बड़ी विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं हैं, ये पूछ सकता है। ऐसे नहीं नीति निर्देशक तत्वों को ही जो है हम क्या करके चले गए? छोड़ करके चले गए। तो वो मिस्टेक है हमारी बहुत बड़ी, इसलिए इतना जो है कर रहा हूँ। तो अब देखो क्यों, प्रश्न क्या दिमाग में, ये समझ में आ गया भाग किसमें है? 4 में। तो सर आपने भाग 3 बता दिया मूल अधिकार, भाग जो है 4 बता दिया कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। आगे भाग 5 का तो सस्पेंस ही है। भाग 5 का तो क्या है? सस्पेंस। अरे भाग 5 ही तो हमारे जो है 80% सिलेबस को कवर करता है। वो तीनों गोले, वो तीनों क्या गोले? कौन से गोले? एग्जीक्यूटिव वाला, लेजिस्लेटिव वाला और जुडिशरी वाला, वो भाग 5 में है। और वही हमारा जो है 80% सिलेबस है। कौन सा वाला? भाग 5 वाला। कौन सा वाला? भाग 5 वाला, जो 52 से लेके 151 तक है अनुच्छेद, वो हम देखेंगे अलग से। तो क्यों, अगला प्रश्न क्या माइंड में आया कि क्यों? तो क्यों किया है बताओ मेरे को? नीति निर्देशक तत्वों को दो शब्द, सामाजिक, कौन सा? सामाजिक, और कौन सा लोकतंत्र स्थापित करने, दोनों शब्दों में फंसा देगा। एक तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने में, और आर्थिक लोकतंत्र। पॉलिटी में जब तक दिमाग की बत्तियां खुली हुई नहीं रहेगी ना, क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं? क्वेश्चन आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो 3 क्वेश्चन होंगे ही नहीं आगे। जैसे संसद वगैरह, अंडरस्टैंडिंग के सवाल, क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, अंडरस्टैंडिंग से अगर उन ऑप्शंस पे फोकस करेंगे 3 क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो इसलिए मैं इस पहली क्लास में आपके अंडरस्टैंडिंग को, पावर को जो है क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं है किसी स्टूडेंट ने कभी पॉलिटी पढ़ी भी नहीं है ना, तो उसके भी ये समझ में आएगी, क्योंकि अलग अलग प्रोफेसर स्टाइल में तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि सीधा ही लिखा नीति निर्देशक तत्व और 4-5 लाइनें लिख दी साहब और समझने की कोशिश। तो ये हमको समझने की कोशिश करनी है। देखो नीति निर्देशक तत्व क्यों सामाजिक और किसकी स्थापना करते हैं? आर्थिक लोकतंत्र की। सर ये अब राजनीतिक लोकतंत्र समझाया मूल अधिकार में, इसमें आप समझा रहे हो कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, सामाजिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हो रहा है, आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हो रहा है? तो कैसे स्थापित हो रहा है अभी स्थापित करके बताते हैं। कौन कौन सा लोकतंत्र? एक तो सामाजिक लोकतंत्र और एक कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक लोकतंत्र। किसमें? डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को किसको बोलते हैं? इसको जो है थोड़ी इंग्लिश भी हमको रहनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व,
इंग्लिश से इजी हो जाता है। देखो इतना बड़ा लिखा है इसको डीपीएफ, जैसे मेरे को मूल अधिकार लिखना पड़ता है, सीधा एफआर लिखते हैं, फिर इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी अब हमारे को समझ में आया, ये किसकी स्थापना करते हैं? सामाजिक की। और किसकी? कौन से लोकतंत्र की? आर्थिक लोकतंत्र। देखो सामाजिक लोकतंत्र की जो है कैसे स्थापना करते हैं, अनुच्छेद 41 बताता है कि भाई इनकी एक तरीके से बूढ़े वगैरह है, इनकी जो है क्या करनी चाहिए, हमारे सरकार विशेष प्रयास करेगी इनकी वृद्धों के लिए, बेकारी वालों के लिए, दिव्यांगों वगैरह के लिए। इनके अनुच्छेद 41 रटना ही नहीं है हमको, क्या नहीं करना। ऐसे अनुच्छेद 39 में बहुत सारे जैसे समान वेतन, समान काम के लिए क्या समान वेतन वगैरह उसके अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों में हमको जाना नहीं है, हमको तो ये देखना है कि भाई आर्थिक, यानी आर्थिक किसको बोलते हैं? अर्थ को। अर्थ किसको बोलते हैं? पैसे को। किसको बोलते हैं? पैसे को। पैसे की दृष्टि से जो है लोकतंत्र स्थापित कर दो। किसकी दृष्टि से? पैसों के। जब संविधान हमारा बन रहा था तब भीमराव अंबेडकर ने जो है ये बात कही थी कि हमारे संविधान को केवल राजनीतिक दृष्टि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नहीं बनाया है। क्या स्थापित करने के लिए? राजनीतिक। कि भाई सारे लोग जो है विधायिका वगैरह में इसमें चुन चुन करके जाए। हमारे संविधान का जो मूल मोटो है, हमारे संविधान का क्या मूल मोटो है, वो कौन सा स्थापित, क्या स्थापित करना है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। कि मतलब अर्थ की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो, भेदभाव वगैरह नहीं हो, सबके पास मतलब अवसर, जैसे कोई समान काम कर रहे हैं दो व्यक्ति, तो समान काम कर रहे हैं तो उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। वेतन क्या होना चाहिए? उनका समान होना चाहिए। वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब आगे जब हम देखो इतने शब्द पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रस्तावना में थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये तीनों शब्द आएंगे। सामाजिक न्याय, न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। वो का वही यहाँ पे, वहां राजनीतिक लोकतंत्र था, वहां राजनीतिक न्याय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राजनीतिक। बात वो की वही है, उस न्याय में बस ये है कि विधायिकाओं में कोई भी चले जाए, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? किस एक तो कैसा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, और आर्थिक। ये अंदर नहीं पूछेगा आपको, ऐसे ही पूछेगा। डीपीएसपी मान लो पूछ लिया तो किसकी स्थापना करते हैं? डीपीएसपी किसकी स्थापना करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे समान नागरिक संहिता होती है, मतलब कि सारे धर्मों वगैरह के लिए एक, तो वो अनुच्छेद 44 में है। किसमें है? अनुच्छेद। वो भी संविधान निर्माता लगा करके तो नहीं गए थे, लेकिन ऐसे निर्देश दे के गए थे अनुच्छेद 44 के थ्रू। तो नीति निदेशक तत्व आते ही हमारे माइंड में खटकने लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कि संविधान निर्माता ये बातें कह के गई थे। आगे बहुत सारी बातों को तो जो है सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया कानूनों के थ्रू, और बहुत सारी बातों को जो है अब क्या करती जाएगी? इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर करेगी। किसमें? डीपीएसपीस में। अब अगला प्रश्न हमारे क्या समझ में आता है? अब देखो इनका भी जो है विवाद है, डीपीएसपी और एफआर में जो है हमेशा क्या चलता है? विवाद चलता है। तो थोड़ा बहुत हम हल्का सा आइडिया रखते हैं। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और डीपीएसपीस मतलब नीति निदेशक तत्व। अब डीपीएसपीस क्या कहते हैं बताओ मेरे को? लोगों के कल्याण की बात करते हैं। अरे करते नहीं? बेरोजगारी वगैरह, बेकारी या समान काम समान वेतन, ये सब जो है कि क्या है? एक तरीके से लोक कल्याण। कैसा कल्याण? लोक कल्याण। तो सीधा सीधा प्रश्न उठा के दे देंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? नीति निदेशक तत्व कहते हैं। कौन कहते हैं? नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? ये किसको मिले हुए हैं बताओ मेरे को? ये लोगों को मिले हुए हैं। तो ऐसे ही देखो क्या था, एक अनुच्छेद था 31। 31? 31 कैसे सर? अभी तो बताया। अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक? 12 से लेके 35 तक किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है। किस में आता है? 31 किस में आएगा? 31 आएगा फंडामेंटल राइट में। संपत्ति का अधिकार था साहब। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति, व्यक्ति को जो है क्या रखने का अधिकार हो? संपत्ति वगैरह का रखने का अधिकार। ठीक है। अब देखो साहब, मैं बैठा हूँ, मेरे पास जो है बढ़िया जो है संपत्ति है, 200 बीघा। कितनी बीघा? 200 बीघा जो है मेरे पास जमीन है। ठीक है। सरकार ने क्या किया, ये गांव है कोई मेरा, गांव, ये भी कोई शहर है, और ये इधर भी कोई क्या है? शहर है।
अब इस शहर से इस शहर रेल जो है रेल की पटरी डालनी थी, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेल की क्या डालनी थी, पटरी डालनी थी। ये ऐसा, ये रेल की पटरी डालनी इस शहर से इस शहर तक, ठीक है। बीच में क्या पड़ रहा है, गांव पड़ रहा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी क्या है बताओ मेरे को, जमीन है, 200 बीघा इस जमीन से निकल रहा है, ठीक है। ये रेलवे, कौन सी क्रॉसिंग, रेलवे लाइन। अब क्या किया था संविधान निर्माताओं ने, सरकार को कह के गए थे नीति निर्देशक तत्वों के थ्रू कि यार आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो, किसकी स्थापना करो, लोक कल्याणकारी। तो क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो लोगों को सुविधा मिलेगी ट्रेन से, और इजी गोइंग जो है हर व्यक्ति जा पाएगा, जिनके पास रेलवे का किराया सस्ता होता है मान लो, तो वो भी जो है इससे क्या कर पाएगा, जा पाएगा, ठीक है। तो ये बातें सरकार क्या कर रही है, नीति निर्देशक तत्वों को मान लो लागू कर रही है एक तरीके से। किसको लागू कर रही है, नीति निर्देशक तत्वों को। ऐसे भूमि सुधारों को लागू किया था, उसका विवाद है, लेकिन हमारे है नहीं वो सिलेबस। तो नीति निर्देशक तत्वों को क्या करनी है, लागू कर रही है। क्यों लागू कर रही है, इससे क्या सुनिश्चित होगा बताओ मेरे को, लोक कल्याण सुनिश्चित होगा। इससे क्या सुनिश्चित होगा, लोक कल्याण सुनिश्चित होगा। अब ये लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है, तो बताओ इसकी जमीन से मान लो यहाँ से, यहाँ कोई पहाड़ है बड़े तो कट नहीं सकते, तो यहाँ से इस गांव से जो है, गांव की इस जमीन से, मेरी जमीन से 200 बीघा से जो है क्या निकलेगी, रेलवे क्रॉसिंग लगेगी, निकलेगी। ये लो साहब, मैं गया सीधा सुप्रीम कोर्ट, क्या कह के कि मेरे को दिया हुआ है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में जो है मेरे को किसका राइट है, संपत्ति का, ये संपत्ति मेरी है, ये संपत्ति किसकी है, मेरी है, मूल अधिकार जो है ये मेरा है, अनुच्छेद 31 बोलता है। कौन बोलता है, अनुच्छेद 31। और जब भी मूल अधिकारों के संरक्षण की बात आती है कि संरक्षक कौन है, उसका कस्टोडियन कौन है, उसकी रक्षा करने वाला कौन है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मान लो मैं गया सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो है गोलकनाथ जी खूब गए थे, केशवानंद भारती जी, ऐसे ही मेट्रो में, मतलब नाम है वो, हमको हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो मैं गया, कहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला। ये विवाद किसका हो गया, मेरा विवाद नहीं हुआ अब ये विवाद किसका हो गया, इस जमीन का, और जमीन वाला अधिकार था, तो अधिकारों का, किसका, मूल अधिकारों के, किसके बीच में, मूल अधिकारों के, और संघर्ष हो गया किसके बीच में, नीति निदेशक तत्वों में, कि सरकार तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो है संपत्ति संपत्ति मेरी है, मेरे को अनुच्छेद 31 में। भारी कौन पड़ता था जनरली, ये जो मूल अधिकार है, ये तो न्यायालय द्वारा, अभी हम पढ़ गए हैं, न्यायालय परिवर्तन करता है इनको, कौन परिवर्तन करता है, न्यायालय। और नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय आज दिन तक नहीं है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में क्यों, क्योंकि ये तो इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। फिर सरकार ने क्या करा, आगे जाके इस अधिकार को ही हटाना पड़ा, संसद में विधि लानी पड़ी। कोई कानून वानून हटाते हैं तो क्या, कहाँ विधि लानी पड़ती है, संसद में, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है। केवल लोकसभा राज्यसभा में पारित, या राज्यसभा में पहले भी जा सकता है, कैसे भी, लोकसभा राज्यसभा में होने से कुछ नहीं होता। फिर उस पर साइन करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। कौन साइन करते हैं, राष्ट्रपति जी। तो पहले तो जो है बिल ही रहता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने तक तो वो क्या रहता है, बिल ही रहता है। बिल का मतलब विधेयक, वो रहता है विधेयक। राष्ट्रपति जी जैसे ही साइन करते हैं तो वो फिर विधेयक नहीं रहता, फिर वो क्या कहलाता है, फिर वो कानून बन जाता है, वो विधि कहलाती है। फिर क्या कहलाती है, विधि कहलाती है। तो राष्ट्रपति जी ने फिर जो है 44वें संविधान संशोधन से उनसे लोकसभा राज्यसभा में कानून पारित करके इस अधिकार को ही हटाया। किसको हटाया, अधिकार को। इनके खूब जो मैटर चल रहा था, खूब सारे मैटर हुए, अलग अलग व्यक्तियों ने केस सुप्रीम कोर्ट में ठोके, लास्ट में जाकर के एक केस सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट का केस था मिनर्वा मिल्स केस। कौन सा केस, मिनर्वा मिल्स केस, 1980 का केस था। उस केस में कहा कि यार तुम लड़ो मत, दोनों मूल अधिकारों वालों और नीति निदेशक तत्वों वालों, तुम लड़ो मत, तुम समन्वय स्थापित करके चलो। क्या स्थापित करके चलो, समन्वय। किसमें, मिनर्वा मिल्स केस में। किसमें, मिनर्वा मिल्स में। तो देखो हमारे संविधान के तत्व अद्वितीय है या नहीं है, भावना से। कैसे, भावना से। कैसे अद्वितीय है बताओ मेरे को, हमारे संविधान के दार्शनिक पक्ष में हमने दो पढ़े,
क्या पढ़े, मूल अधिकार पढ़ा और नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार किसमें, भाग 3 में। नीति निदेशक तत्व किसमें, भाग 4 में। क्या दोनों के अनुच्छेद याद है क्या, बिल्कुल याद है सर। 12 से 35 मूल अधिकार है और 36 से 51 क्या है, नीति निदेशक। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार लिए गए हैं कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका। सर नीति निदेशक तत्व तो आपने बताया ही नहीं कहाँ के संविधान से। खूब कह रहे हैं उदारी का थैला है ये, तो कहाँ से ली, बहुत सारे आलोचक हमारे कह रहे हैं। तो नीति निदेशक तत्व समझ में आ गया। तो पूछ लेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करते हैं, नीति निदेशक तत्व कहते हैं। एक बार आईएएस में पूछा था, अनुच्छेद 37 था, अपने है नहीं, देश के शासन में मूलभूत है, ऐसे सीधा पूछ लिया, देश के शासन में मूलभूत है, मतलब शासन चलाने के लिए जरूरी है, ये देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में मूलभूत कौन है बताओ मेरे को, डीपीएसपीज है, मतलब ये जरूरी है, ये सारी चीजें जो भी है 36 से 51 में। तो देश के शासन में मूलभूत कौन है, कौन कहता है हमारे को, अनुच्छेद 37 कहता है कि हमारे शासन में मूलभूत है डीपीएसपीज। कौन है, डीपीएसपीज। तो ये बातें हमारे को समझ में आ गई। लेकिन बात एक और हमारे जो अधूरी रह गई कि यार ये कहाँ से लिए गए हैं, हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, कोई ना कोई तो देश होगा। हाँ सर, एनी बिसेंट वाला देश, कौन सा, एनी बिसेंट वाला देश, आयरलैंड। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन लिए गए हैं आयरलैंड से, नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। कौन लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व। तो देखो दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष में जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। और जो है देखो, सरकार का तो सिस्टम सर आपने बताया ही नहीं, किसका सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम। गवर्नमेंट का सिस्टम। अच्छा इससे ये होता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे बनता है। गवर्नमेंट का सिस्टम तो जो है बताया ही नहीं। तो गवर्नमेंट का सिस्टम ये रहा, जैसे लेजिस्लेटिव वाला, एग्जीक्यूटिव वाला, कार्यपालिका वाला। ये कार्यपालिका, हम समझेंगे कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है, बस हम देख रहे हैं कहाँ से सिस्टम लिया गया। ये जो हमारा सरकार का सिस्टम है इसको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट सरकार। कौन सी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। हमारी सरकार को क्या बोलते हैं, मंत्री, क्योंकि सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, कैबिनेट लेते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह जो है लेते हैं। कौन लेते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह। अमेरिका के संविधान में अलग है, वहां राष्ट्रपति लेता है। तो दो तरह की जो है शासन प्रणाली आ गई। और देखो फिर मैं कह रहा हूँ, इससे अगर क्वेश्चंस निकालेगा ना अच्छा क्वेश्चन, तो दो ही विशेषताएं मैंने सिलेबस समझाने में उस टाइम बताई थी। अच्छे क्वेश्चंस दो ही निकलते हैं, या तो संघात्मक ढांचे से पूछेगा या संसदीय प्रणाली से पूछेगा, तो उस पर हम अच्छे से फोकस करेंगे। तो भारत की सरकार कैसी है, मंत्रिमंडलीय सरकार है। ठीक है। अब भारत में किसका शासन था बताओ मेरे को, अमेरिका का था क्या, कि यार हमारा देश जो है अमेरिका का जो है क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। कहाँ का उपनिवेश बन गया, अमेरिका का उपनिवेश था क्या हमारा देश, नहीं नहीं सर, अब हमारा देश तो जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था पहले। किसका, ब्रिटेन का। तो ये सारा सरकार सिस्टम जो है कहाँ का रहेगा बताओ मेरे को, ब्रिटेन का रहेगा। कहाँ का रहेगा, ब्रिटेन का। मंत्रिमंडलीय सरकार का सिस्टम भी कहाँ का, ब्रिटेन का। ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली है क्या यहाँ पे, नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली मतलब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है ही नहीं हमारे यहाँ। तो जो है एक तरीके से किसका, कैबिनेट सरकार इसको बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो इस कैबिनेट में भी पावरफुल कौन होता है, कैबिनेट होता है मिनिस्टर। कैबिनेट का मतलब और देखेंगे हम 74 75 अनुच्छेद चलेंगे जब। अभी थोड़ा सा देख लो कि मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट सरकार, कौन सी सरकार, कैबिनेट। कैबिनेट के सारे मिनिस्टरों में सोचो, केंद्र सरकार में जो है सबसे पावरफुल कौन होता है, पीएम। कौन होता है, पीएम। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो इसको कभी कभी जो है कुछ मतलब ये जो है कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री सरकार है। कौन सी सरकार है ये, प्रधानमंत्री सरकार है। तो ये ये एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेटिव हो गई, और ये हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है।
कैसा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। इसको जो है अभी हम देखेंगे संसदीय प्रणाली अलग से देखेंगे, किसको बोलते हैं हमारे देश में, संसदीय प्रणाली। प्रधानमंत्री सरकार तो कुछ बोलते हैं, इसको और भी क्या बोल सकते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार। क्या अध्यक्षीय सरकार है क्या, अध्यक्षीय सरकार नहीं है। अध्यक्षीय सरकार कहाँ है, अमेरिका में। हमारा देश किसका उपनिवेश था, हमारा देश उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो सरकार का सिस्टम पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, संसद वगैरह का, ये भी जो है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो ये सारी की सारी तीन चीजें हमने देखी। ये तो राजनीतिक भाग हो गया। राजनीतिक भाग इतना ध्यान रखना, ब्रिटेन से लिया गया है अभी। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये अलग से पॉइंट डिस्कस करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। ब्रिटेन से लिया गया। और जो दार्शनिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष में नीति मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 जो पीपीटी का था, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से बताओ अद्वितीय है या नहीं है। तत्व, तत्व वही दार्शनिक पक्ष वाले। कौन से पक्ष वाले, दार्शनिक पक्ष वाले। और मूल भावना की दृष्टि से बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ के हिसाब से। जो हमने संविधान में क्या बोला, अंबेडकर जी ने गर्व से बोला था कि 1935 के अधिनियम को छाना है। हमने क्या किया है, छान करके जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो भारतीय हालांकि इसके कई तत्व विभिन्न देशों से उधार लिए गए। समझ में आया कैसे उधार लिए गए, बहुत सारे हैं। आयरलैंड से जैसे क्या लिए, नीति निदेशक तत्व लिए। और जैसे अभी हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जैसे कुछ भी मैटर होता है तो भाई हमारा साथ पहले कौन निभाता था, रशिया निभाता था। रशिया कहता था कुछ भी हो मेरा कर्तव्य है रक्षा करने का या कुछ भी करने का। तो कर्तव्य, मूल जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए, अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं। हम अधिकार कहाँ से लिए, ऐसे याद रख लेना, अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। कर्तव्य कहाँ से लिए गए, कर्तव्य लिए गए रशिया से। कहाँ से लिए गए, रशिया से जो है कर्तव्य लिए गए। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए बताओ मेरे को, आयरलैंड से। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करते हैं, नीति निदेशक तत्व करते हैं। कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक है, सर अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक है, 51 तक। 12 से 35 तक क्या है, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। कौन से भाग में, भाग 3 में। कौन से भाग में, भाग 3 में। तो ये हमारे को अलग पहचान प्रदान करते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम। ताकि बहुत ज्यादा अब देखो, अब कुछ भी नहीं है इसमें। हमने जनरली जो पोर्शन था बहुत ज्यादा देख लिया। अब देखो, सबसे लंबा लिखित संविधान, ऐसा प्रश्न वैसे भी पूछना है नहीं, और पूछेगा तो ये कथन कारणों में देगा, तो वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान, मैंने शुरू शुरू में बताया था क्यों है इतना लंबा। कोई तो कारण होगा इसका लंबा होने का। कारण क्या है, हमारा एक तो ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है। क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है। यहाँ की विविधता, विविधता क्या है, डाइवर्सिटी। लोग अलग तरह की भाषा है, रहन सहन है, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। इसलिए हमारे देश का संविधान क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है, बहुत बड़ा है। कहने का मतलब मूल संविधान में क्या थी बताओ मेरे को, प्रस्तावना थी, जिसको हम अलग से देखेंगे। ये दोनों चार तीनों भाग मैंने बता दे कि नहीं बता दे, टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां थी, 8। और अनुच्छेद कितने थे, 395। देखो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अगर बिल्कुल लो बेसिक लेवल से भी डाउन पे जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाग, या अभी कितने भाग, 22 भाग। कितने भाग, 22 भाग। अनुसूचियां कितनी, अभी कितनी, 12 थी। मूल संविधान में कितनी थी, 8। कितनी थी, 8। टोटल अनुच्छेद कितने थे, 395। मूल रूप से जब ये लगा था, प्रस्तावना की डेट है ये 26 नवंबर वाली। आगे देखो, विभिन्न स्रोतों से क्या विहित, यानी देखो अभिहित, अविहित होता है हिंदी में। अभिहित यानी कहा हुआ, अविहित विधि विरुद्ध, देखेंगे कभी। विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध, पता ही है हमको, विश्व के कई देशों से लिए हैं। अभी अभी और किस लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। कार्बन को भी बताते थे ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात मैंने बताई कि नहीं बताई, गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान के निर्माण को विश्व के विभिन्न देशों से क्या करने के बाद किया गया है, छानने के बाद किया है। वैसे मैंने पीपीटी इसलिए बनाई कि आपके नोट्स, पैटर्न नोट्स तैयार हो जाए। बाकी तो इसकी कोई इतनी ज्यादा आवश्यकता लगती नहीं मेरे को।
आगे देखो, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा, मैंने पहले ही कहा था, हमारा वास्ट है, हमारी जो फेथ है, एस्पिरेशंस है, वो 1935 के अधिनियम में भी थी। संविधान का मतलब जो है, तो ज्यादातर जो लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं, 1935 के इससे लिए गए हैं। भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग अभी बताया मैंने, कौन सा, मौलिक अधिकार और राज्य के कौन से नीति निर्देशक तत्व, क्रमशः कहाँ से, अमेरिका से और आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, रिवाइज भी हो रहा है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं बताओ मेरे को, आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपीस। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ऐसे ए अमेरिका। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से। दूसरा देखो, दार्शनिक और राजनीतिक भाग बताया था। राजनीतिक भाग देखो कहाँ से, जो कैबिनेट सरकार वगैरह है, हमारे यहाँ किसका शासन था, ब्रिटेन का। किसका था, ब्रिटेन का। तो ये सारी की सारी चीजें, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध, ये कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। बताओ ये बातें समझा दी या नहीं समझा दी, ये सारी की सारी बातें मैंने पहले क्या कर लिया, समझा दिया आपको। आगे देखो, भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव बताओ किसका पड़ेगा, 1900 भारत शासन, अभी बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो कहाँ का पड़ा था, भारत शासन अधिनियम। जब भी तो बोलते हैं कार्बन कॉपी है, फोटो कॉपी है, चैप्टर्स को उठा लिया है, तो थोड़ा थोड़ा इसका पता रहना चाहिए। अब देखो यार, उस टाइम भी मैंने कहा था कि भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, तो 1935 के अधिनियम की कौन कौन सी जो है बातें उठाई है, तो वो बातें हमको देखनी है। देखो कौन कौन सी बातें बातें हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघीय व्यवस्था। अब किसको कहते हैं, कैसे शक्तियों का विभाजन होता है, अलग से पॉइंट आएगा अभी। तो ये जो संघीय व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है, फर्स्ट पॉइंट 1935 के से। जब हम संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे तब भी हम देख लेंगे। और कनाडा के संविधान से भी प्रेरित है। कहाँ से, कनाडा के संविधान से, वो हम देखेंगे। और देखो क्या क्या बातें हैं जो 1935 के संविधान से उठा ली। तो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, किसकी, यूपीएससी की। अपन किसकी परीक्षा दे रहे हैं ये बताओ मेरे को, आरपीएससी की। किसकी, आरपीएससी की। ऐसे यूपीएससी का प्रोविजन भारत शासन अधिनियम में था। किसमें था, भारत शासन अधिनियम में था। और यूपीएससी के जो, मान लो जनरली यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर पे जो है राष्ट्रपति के आदेश से जो है साइन होते हैं, मतलब कोई सीनियर आईएएस वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अपने आरएस वगैरह, आरपीएससी के, इन पे साइन किसके होते हैं, मतलब राज्यपाल की आज्ञा से। कोई ट्रांसफर वांसफर होता है ना, तो लिखा हुआ आता है राज्यपाल की आज्ञा से, फिर नीचे जो है अधिकारी के जो है क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं। जैसे कनिष्क कटारिया जी के अभी होते हैं, तो राज्यपाल साहब की आज्ञा से। तो ये राज्यपाल वाला सिस्टम भी जो है कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम में था। कहाँ पे था, अधिनियम। तो राज्यपाल का याद हो गया, किसका याद हो गया, राज्यपाल का। राज्यपाल का याद हो गया, राष्ट्रपति को कैसे छोड़ सकते हैं सर, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, सर सिलेबस में लिखी हुई है, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, चुनाव संबंधी और आपातकालीन सिलेबस में लिखी हुई है। तो आपातकालीन शक्तियां पहले नहीं थी, ये आपातकालीन शक्तियां भी कहाँ से ली गई है, 1935। कौन कौन सी बातें हैं, संघीय व्यवस्था की बात। कौन सी बात, संघीय व्यवस्था की बात। और कौन सी बात हुई बताओ मेरे को, सर राज्य, यूपीएससी की बात करते हैं आप, यूपीएससी की बात। और किसकी बात, राज्यपाल। यूपीएससी से राज्यपाल याद आया, राज्यपाल से और राष्ट्रपति भी याद आ गया। तो राज्यपाल वाली किसके, राज्यपाल की। राष्ट्रपति की कौन सी, राष्ट्रपति की कौन सी बताओ मेरे को, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी, आपातकालीन शक्तियां। ये बड़े बड़े देखो, ये संघीय व्यवस्था बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी देखेंगे। और देखो जो सर्वोच्च न्यायालय भी होगा लिखा हुआ, न्यायपालिका, है ना, ये न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका, ये भी कहाँ से ली गई है बताओ मेरे को, न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई, 1935 के संविधान से ली गई। कहाँ से लिया गया, 1935 के जो ये भारत सरकार शासन अधिनियम है उससे ली गई। याद हो गए कि नहीं हो गए, भारत शासन अधिनियम की फोटो। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ है। संघीय व्यवस्था, फर्स्ट क्या, संघीय व्यवस्था फर्स्ट हो गया। परीक्षा देने किसकी जाएंगे, यूपीएससी की। तो यूपीएससी 1935 में था। साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। राज्यपाल का पद हो गया। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। और कौन, कुछ भी मैटर हो जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सर बताया था ना आपने, संविधान को व्यवहार में लाने वाली संसद विधि बना करके, और सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिसीजन के थ्रू। तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी 1935 के एक्ट से बना है। कहाँ से बना है, 1935 के एक्ट से। तो ये इसलिए बोलते हैं कि 1935 का जो संविधान है उसकी क्या है, कार्बन कॉपी है। अब देखो, भारतीय संविधान जो है किसका, नम्यता का और अनम्यता का जो है समन्वय है।
अब नम्यता क्या होता है, नरम, नरम से याद रख लेना। तो भारतीय संविधान में अब देखो, जीवंत दस्तावेज इसको बोलते हैं। कैसा दस्तावेज बोलते हैं? जीवंत दस्तावेज। जीवंत मतलब समय के साथ अमेंड होता है, जैसी परिस्थितियां होती है तो अमेंड होता है, यानी संशोधित होता है। क्या होता है? संशोधित होता है। तो संशोधन कैसे होगा बताओ मेरे को? संशोधन में अब भारतीय संविधान की यही अद्वितीय व्यवस्था है कि ये नम्य भी है और क्या है, अनम्य भी। ये नम्य भी है और क्या है, अनम्य भी। यानी भारतीय संविधान सरल भी है और कैसा है, कठोर भी है। कुछ, लेकिन कैसे? कुछ कुछ प्रावधान तो इसके सरल है, जैसे कोई राज्य बनाना है, नया राज्य बनाना है, तो नया राज्य का प्रावधान बिल्कुल सरल है। दोनों जो है लोकसभा से राज्यसभा से पारित करवाओ, मतलब कि जो सिंपल मेजोरिटी। अभी हम मेजोरिटीज को आगे देखेंगे कि मेजोरिटी यानी बहुमत कुछ भी होता है, जैसे डिसीजन विसीजन लेना होता है स्कूल वगैरह में, या कोई भी आदमी बैठे रहते हैं तो हाथ ऊंचे करवाते हैं ना, ऐसे संसद में हाथ ऊंचे करवाएंगे, ऐसे समझ लो। लेकिन सब देखा जाएगा मैटर कैसा है, देखा जाएगा क्या मैटर कैसा है। मैटर जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, किसको हटाना है? राष्ट्रपति। यार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एक तरीके से कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसमें होती हैं। अनुच्छेद 53 कहता है, कौन कहता है? अनुच्छेद 53। तो इस आदमी को हटाने के लिए तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ी है कि आधोनिकार जो हट गया, उसको हटाने के लिए 2/3 जितनी भी सदन की संख्या है उसके 2/3 उपस्थित, उपस्थित का कुछ नहीं, 2/3 जो है सदस्यों को करना पड़ेगा। तो ये बहुत कठोर है। ये क्या है, उसको हटाना कठोर। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति महाभियोग किसको बोलते हैं? हटाने को। देखेंगे हम हमारे थोड़ा बहुत सिलेबस में। अनुच्छेद किससे लगता है? ये 61 से। तो ये अनम्य है। ये क्या है? अनम्य। यानी अनम्य का मतलब क्या है? उसको हटाना क्या है? कठोर है। उसको हटाना क्या है? कठोर। अब कैसे होता है, कैसे वो है, वो हम जैसे जैसे हमारे जैसे राष्ट्रपति को हटाने का आएगा तो उसी टाइम हम देख लेंगे। ऐसे एक साथ कराना तो सारा सारा कचरापंती हो जाएगा। ऐसे ही नम्य, नम्य किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? सरल को। किसको बोलते हैं? सरल को। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे ही दूं, मान लो 200 व्यक्ति थे उपस्थित। कितने व्यक्ति थे? 200 व्यक्ति उपस्थित थे। अब 200 में से 20 जनों का जो है मूड चेंज हो गया कि यार हम क्यों वोट दे, नहीं देंगे वोट। तो बच्चे कितने बताओ मेरे को? 180। कितने जने बच्चे? लोग बच्चे 180 बच्चे। अब इस 180 का आधा करो, आधा कितना? 90। अब 90 में एक जोड़ दो, आधे से एक अधिक, यानी कितने सदस्य हो गए बताओ मेरे को? 91। बैठे 200 है, बैठे कितने हैं? 200, यानी उपस्थित, उपस्थित कितने? 200। मत देने वाले कितने? 180। तो मत देने वालों का जो है बहुमत, वो जनरली वो उसमें नम्य में आता है। सरल ही है ये, और क्या है मतलब। और कठोर में क्या है? हमको मतलब नहीं है उपस्थित और मतवत, जितने हैं ना उतनों में से, जितने टोटल है उनमें से। मान लो किसी को जो है कुछ प्रलोभन दे दे, वो वहां आ ही नहीं पाए, तो इस हिसाब से। तो ये तो हो गया कठोर, ये तो क्या हो गया? कठोर। और कुछ कुछ प्रोविजन क्या है? बिल्कुल सरल है। सरल मतलब यार जितने बैठे हो ना तुम, क्योरम तो होता है, मतलब 10% तो रहना ही चाहिए, मतलब टोटल के। ऐसे नहीं कि 2-3 ही बैठे हैं और उनसे हाथ ऊपर करवा लिए, नहीं नहीं। टोटल जितने भी है मान लो उसका क्योरम जो भी 10% रहता है जनरली, 1/10। तो 200 उपस्थित। ये कौन से बताओ मेरे को? मत देने वाले। कौन से? मत देने वाले। तो इसका जो है बहुमत यानी 90 बहुमत। अब एक तरफ 90 हो गए, दूसरी तरफ 90 हो गए, तो कहाँ से बहुमत? वो कहेगा हाँ मेरे साथ भी 90 है, उसके साथ भी 90 है, तो एक जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? एक। तो 91। ये कैसा है? सरल है। तो भारतीय संविधान की देखो कितनी अद्वितीय व्यवस्था है, मतलब विशेषता है। कुछ प्रोविजन को हटाने मतलब संशोधित करने के लिए तो जो है कठोर प्रोविजन है, और कुछ को हटाने का संशोधित करने के लिए कैसे हैं? सरल प्रोविजन है। कैसे प्रोविजन है? सरल प्रोविजन। तो संशोधन ऐसे कैसे कर रहे हो सर? कहीं तो लिखा हुआ होगा, तो कहीं कहाँ लिखा हुआ है बताओ मेरे को? अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद कहाँ पे लिखा हुआ है? 368 में ये बात लिखी हुई है कि संविधान को क्या किया जाए? संशोधन। उसके प्रोविजन लिखे हुए हैं जगह जगह, जहाँ पे भी ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को ऐसे हटाओ, इसको ऐसे हटाओ। और भी हम जो है देखते जाएंगे, जनरली अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको ज्यादा। तो ये बातें समझ में आ गई? तो ये चीजें, अब देखो भारत का संविधान न तो लचीला, शब्द पकड़ लेना, न तो लचीला है और न ही क्या है? कठोर है। ऐसे नहीं कि लचीला है,
ऐसे बोल दिया ना भारत का, वो ऑप्शन देगा चार, लचीला और कठोर रेसे। तो न तो लचीला है न ही कठोर है, कुछ प्रोविजन में तो लचीला है और कुछ में क्या है, कठोर है। अभी बताया ना मैंने, जैसे राष्ट्रपति को हटाना क्या है एग्जाम्पल के लिए, कठोर है। और जैसे कोई राज्य वाज्य बनाना हो इस टाइप के जो है लचीले हैं। बल्कि ये दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। अनुच्छेद किस में आता है, ये 368 में। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इन तरीकों पे हमारे संविधान की मूल विशेषता में तो आएगा नहीं, जहां जहां हमारे काम आएंगे उन उन तरीकों को हमें देख लेंगे। ये मैंने सारा तुमको जो आपको जो है समझा दिया है। ये बहुत सारे तरीके होते हैं इनमें, प्रभावी बहुमत वो देखेंगे। अब आया है हमारे मेन जो है टॉपिक, जहां से क्वेश्चन निकलेगा। जहां से क्या निकलेगा, क्वेश्चन। मैंने कहा था क्वेश्चन निकलेगा दो से, एक तो संज्ञात्मक ढांचे से। कहाँ से निकलेगा, संज्ञात्मक ढांचे से। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, बताओ मेरे को। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक जो संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, इस पे हम फोकस करेंगे। इंटरलिंकिंग अप्रोच बताई थी पॉलिटी पढ़ने, कौन सी अप्रोच बताई थी, इंटरलिंकिंग अप्रोच बताई थी। छोटा दिख ही नहीं रहा। कैसे अप्रोच बताई, इंटरलिंकिंग अप्रोच बताई। तो ये इंटरलिंकिंग अप्रोच से ही इनको हम समझेंगे। किसको, संघात्मक ढांचा को, और किसको, संसदीय प्रणाली को। तो देखो हमारे जो विशेषताओं का जो मेजर मेजर जो, मतलब एक तरीके से फैक्चुअल टाइप। कैसे टाइप, फैक्चुअल टाइप। ये थोड़ा बेस बनाना है इसलिए टाइम लग रहा है। ऐसे पॉलिटी क्लासेस ज़्यादा होएगी नहीं अपनी, 12-13 क्लासेस में इजी गोइंग हम कर देंगे इजीली। और समझते हुए, रिवाइज करते हुए। जैसे अगली, जैसे एक दो क्लास के बाद वापस मैं रिवीजन मोड में भी लूंगा। जैसे ये दो क्लासेस हो जाएगी आपकी, अगले क्लास होगी तो उसमें पहली और दूसरी क्लास को 20-25 मिनट, 20-1 मिनट में इतना क्विक रिवीजन हम कर लेंगे। रिवीजन पे भी जो है क्या रखना है, फोकस रखना है। ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम, संघात्मक ढांचे को, और किसको देखेंगे, संसदीय प्रणाली को। तो संघात्मक ढांचा और संसदीय प्रणाली। तो आज की क्लास लगभग ये हो गई अपने 1.5 घंटे के आसपास। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे, ये बहुत ज्यादा क्या है हमारे इम्पोर्टेंट। ये दोनों फैक्ट है, संघात्मक ढांचा और संसदीय प्रणाली बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो आधार बनाना था वो मैंने 70% है, आधार बना दिया। ठीक है। और जो साइंस का सिलेबस सेक्शन कुछ मान लो और भी बात है, डिस्कशन तो हम देख लेते हैं 2 मिनट का। सिलेबस मैंने समझा दिया किसका, साइंस का। और किसका समझाया, पॉलिटी और करंट। कुछ स्टूडेंट के डाउट्स थे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह में। ठीक है। पॉलिटी की फर्स्ट क्लास हो गई, सेकेंड वीक जो है एक दिन में जो है डाल देंगे ये। साइंस की क्या करेंगे, साइंस का अभी तो हमारे को सिलेबस सेक्शन में 1 या 2 क्लास और बनेंगी। ढंग से समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं, ढंग से जो है सिलेबस को समझ रहे हैं। तो उसकी एक दो शायद कार्बन और उसके यौगिक वगैरह की, और आगे आगे क्या है, बल गति के नियम वगैरह के, उसके दो की एक क्लास ले लेंगे और एक और ले लेंगे, ताकि हमारे को ढंग से, जब हमको सिलेबस समझ में, तो जो है 10 मिनट में 15 मिनट में सिलेबस समझा दूंगा उसका। लेकिन हमारे समझ में तो आना चाहिए, डर तो भागना चाहिए। अगर डर ही नहीं भागा, पहली क्लास देख के हम छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए डर भगाने के लिए जो है उसमें टाइम लग रहा है। और करंट की जो, जैसे मैं बता ही रहा हूँ अपने नवंबर की, किसकी, नवंबर की। तो अगले जो सैटरडे या संडे को, सैटरडे या संडे को क्या, करंट की नवंबर की क्लास हम डाल देंगे। ये वाली नवंबर की कोशिश करूंगा अगर पहले हो गई तो, लेकिन संडे को तो जो है हर हाल में डाल ही देंगे, इसको अपलोड कर देंगे ये। और एक साइंस की होगी, फिर साइंस को भी जो है थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट जो है पॉलिटी की है, तो ये पॉलिटी की कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड क्लास भी हम जल्दी उसको रिकॉर्ड करेंगे।